जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। जैविक यौगिक खेती कर हम शुद्ध अन्न उपजाएंगे। पूर्वजों की परंपरा को फिर से हम अपनाएंगे। तो आज 23 दिसंबर जो कि हर वर्ष किसान दिवस के रूप से मनाया जाता है, और ये वर्ष जो भारत अपने आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और इस अमृत महोत्सव वर्ष में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय ने जो थीम रखा है कि भारत स्वर्णिम भारत बन जाए, और स्वर्णिम भारत बनाने में इस भारत के एक एक नागरिक का अपना अपना कर्तव्य है। उसमें कृषि क्या कर सकता है? तो आज भारत के अंदर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय, जिसके एक प्रभाग कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग, जो 1000 लगभग प्रोग्राम चल रहा है। तो अपन ने छोटे रूप में रखे थे, बहुत बड़े बड़े रूप में प्रोग्राम चल रहे हैं आज। तो किसान जो जैविक की ओर तो सरकार भी अब ध्यान दे रही है, और किसानों को भी समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? जो अभी हम सब किसानों के अनुभव में सुन रहे हैं 1-2 घंटे से, कि कैसे रासायनिक खाद से हमारी जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो नष्ट हो गई, नष्ट हो ही गई समझ लो। और फिर से उस जमीन के उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है, और खेती में लागत कम और फसल ज्यादा अगर पाना है, तो उसके लिए हम सबको जैविक की ओर, जो जिसको परंपरागत खेती कहते, जो हमारे बुजुर्ग दादा परदादा जो गोबर के खाद घर में जो हुआ करते थे उससे ही सिंपल रीति से कर लेते थे, और घर में जो जानवर होते थे तो उससे ही जुताई होती थी, और नौकर लोग ही सारा काम करते थे। ट्रैक्टर वगैरह तो कहीं बहुत गिने चुने हुआ करते थे। तो उस समय जो भावनात्मक परंपरागत और घर के खाद आदि से जो खेती हुआ करते थे, उस समय लागत कितना कम होता था, और वो अन्न फल सब्जी कितने स्वादिष्ट और पौष्टिक होते थे। लेकिन आज रासायनिक दवाई खाद ने वो सब नष्ट कर दिया, बल्कि और ही बीमारियों का बढ़ावा दे दिया ना। जितना लालच में कि हम रासायनिक खाद आदि डालेंगे तो फसल ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा फसल मान लो होता भी होगा, लेकिन फिर उतना ही बीमारियां होती और डॉक्टरों के पास दवाइयों आदि में पैसे खर्च हो जाते। तो ले लेके और ही नुकसान ही होता जा रहा है। तो अब सबका ध्यान जो है, सरकार का भी किसानों का भी, जैविक की ओर तो जा ही रहा है, और बहुत से किसान जैविक फसल उगा भी रहे हैं। और जैविक जो उगा रहे हैं हम लोग सबका ना, जैसे अभी हमारे शिव भाई वारा शिवनी के कह रहे थे, पितामह के साथ भी वो कर्मों की ही खेती थी, जिस वजह से उनको मृत्यु काल में शेष शैया पर लेटना पड़ा। उन्हें शायद स्मृति आई कि जब मैं कहीं से गुजर रहा था तो रथ के द्वारा कोई सांप जब उनके रथ के चक्के के नीचे आ रहा था, उन्होंने शुभ भावना से, एक अच्छी दृष्टि से उस सांप को बचाने के लिए प्रयास किया। और चूंकि सांप तो जहरीले होते हैं तो हम सबको पता है, और आज कोई इतना सुपर पावर नहीं है जो सांप को सीधे हाथ से पकड़ ले,
सो उन्होंने उस समय एक डंडे के माध्यम से उस सांप को ऊंचा उठाया और डंडे से उसको एक तरफ फेंक दिया। वो तो इस बात से खुश थे कि मैंने एक मरते हुए सांप को बचा लिया, पर उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि जिस तरफ उस सांप को मैंने फेंका है वो सांप कहाँ जाके गिरा है, कांटे की शैया में, और कितने कांटे उसके शरीर में चुभे होंगे और कितना उसका रक्त बहा होगा। उस कर्मों की गति ने इस जन्म में उनकी मृत्यु को भी इसी प्रकार का अवसर दिया। कहते वार्तालाप आगे बढ़ती गई और जब वो मृत्यु शैया उस वाणों की शैया पर लेटे हुए थे तो अर्जुन को बहुत अच्छी वो उस समय शिक्षाएं दे रहे थे। तो अर्जुन के मुख से अचानक एक बात निकल पड़ी, जबकि वो तो मृत्यु शैया पर लेटे थे, परंतु अर्जुन ने जब भीष्म पितामह से पूछा कि हे पितामह, जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो आप उस समय चुप क्यों थे? आपने क्यों कुछ नहीं किया, उसकी लाज क्यों नहीं बचाई? तो देखिए उस समय भीष्म पितामह का क्या जवाब था। उन्होंने इसी काल का ही उदाहरण दिया था कि उस दौरान मैं किसके घर का अन्न खाता था, मैं कौरवों के घर का अन्न खाता था, इसलिए मेरी नस नस में कौरवों के खाए हुए अन्न का खून बह रहा था और उस समय में चुप बैठा था। अर्थात उस जमाने में भी अन्न का असर किस पर होता था, मन पर होता था। तो उस खून के कारण मैं द्रौपदी की लाज नहीं बचा पाया, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि जिन बाणों की शैया पर मैं लेटा हुआ हूँ और जो मेरा खून बह रहा है, तो मुझे खुशी इस बात की कि मेरा पूरा गंदा खून क्या हो जा रहा है, बह जा रहा है, इसलिए मुझे मरने की भी बेहद खुशी है। तो देखिए सृष्टि जो चल रही है उसका पूरा अगर इतिहास दोहराया जाए तो सारा खेल अन्न से भी जुड़ा हुआ है। और आज अगर हम खेती का हाल देखें तो क्या वजह है कि खेती हमारी बंजर होती जा रही है। जो खेती के लिए हम पहले गाते थे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, आखिर क्यों आज हम ये कह रहे कांटा लगा, तो जरूर हमने कुछ ना कांटे ऐसे बोए हैं जो आज इस धरती पर लोगों को कांटे लग रहे हैं। तो ऐसे समय पर अब वो कौन सा हम ऐसा प्रयोग करें कि इस बंजर भूमि को हम फिर से उपजाऊ बना दें। आप लोगों ने ये भी जाना है कि आज की खेती ने किसान के ऊपर इतना बोझ डाल दिया है कि प्रति वर्ष शायद आंकड़ों के हिसाब से 3 लाख से भी अधिक किसान प्रति वर्ष सुसाइड कर रहे हैं। कितने परिवार बेघर होते जा रहे हैं, कितनी बच्चियां जो उम्र के हिसाब से शादी लायक हो गई हैं, आज वो कितनी समस्याओं से घिरी हुई हैं, कितने बच्चे अनाथ हो चुके हैं। केवल एक किसान के सुसाइड करने से पूरा परिवार बेहाल हो चुका। और सुसाइड केस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि खेत में जिन रासायनिक दवाइयों का, जिन कीटनाशकों का और भी साधनों का जो वो इस्तेमाल कर रहा है वो इतने महंगे हो चुके हैं कि एक गरीब किसान के लिए ये सब खेती में यूज करना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात हमने ये भी सुना है कि पहले जमाने में जो खेती, मैं उतना तो नहीं जानती हूँ पर इतना तो पता है कि पहले बैलों के माध्यम से हल चला करके खेती होती थी और वो किसान भी कितना खुशी खुशी से खेती करता था। आज हमारी धरती माँ इतनी टाइट हो गई है, इतनी कड़ी जमीन हो गई है कि ट्रैक्टरों से भी खुदाई नहीं हो पा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने इसमें इतनी दवाइयां डाल दी है कि ये धरती माँ भी जैसे खत्म हो चुकी। इसलिए कहा ना कि सांसें हो रही हैं कम, आओ बचा ले अपनी धरती माँ को हम। तो आज का जो किसान है, विचारों में हीनता आने के कारण लोभ के वशीभूत होकर के बस वो मेहनत नहीं करना चाहता और सोचता है कि जितना मैं ये सब रासायनिक दवाइयां डालूंगा, मेहनत कम करूंगा, ग्रोथ अच्छी होगी, पौधे बहुत बढ़ेंगे और फसल मुझे अच्छी मिलेगी।
इन सब लोभ के वशीभूत होकर आज किसान न तो अपने परिवार का ध्यान दे रहा है, न विश्व एक परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम, इस भावना को वे भूल करके आप देखो कितना अन्न को जहरीला बना रहा है। मैंने ये तक भी सुना कि माँ का जो दूध होता है वो बच्चों के लिए अमृत तुल्य होता है। आज कितने छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध भी जहरीला हो रहा है। कारण यही है कि जो अन्न माँ खा रही है उस अन्न में कितना जहर मिला हुआ है। और इसलिए दिन प्रतिदिन डॉक्टर तो बहुत बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल तो बहुत बन रहे हैं, दवाइयाँ तो बहुत बन रही हैं, लेकिन बीमारियां भी दिन प्रतिदिन कितनी बढ़ती जा रही है। उसमें कैंसर जैसी बीमारी आम बीमारी हो गई है, बीपी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, शुगर की बीमारी, बिल्कुल कॉमन बीमारियां हो गई हैं। पहले उम्र के हिसाब से बीमारियां होती थी, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को जन्म से ही बीमारियां हो रही हैं। तो कारण जरूर हमने अपने लोभ के कारण प्रलोभन में आकर के अपनी धरती माँ को इतनी तकलीफ दी है कि अब वो माँ भी हलचल में आ गई है। और जब माँ हलचल में आती है तो उसका रिजल्ट हमको क्या मिलता है, कहीं सोनामी लहर आती है, कहीं कोरोना होता, और अभी हम सब सुन रहे हैं कि फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। भगवान ने एक मौका हम सबको सुधरने के लिए दिया था, पर इंसान ने उस टाइम तो थोड़ा अपने आप को ध्यान में रखा, लेकिन फिर सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। अब तो हमने बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट, सब कुछ मशीनें रेडी कर ली हैं, और इस बार अगर कोरोना आएगा तो हम बता देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। पर आपको लगता है कि इस बार वही पेपर रिपीट होगा? इस बार उससे भयानक पेपर रिपीट होगा और हम सब फिर मौत के बाजार को अपनी आंखों से देखेंगे। इसलिए ये कार्यक्रम क्यों किसानों का सम्मान किया जा रहा है कि किसान के ऊपर ही बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो लोभ प्रलोभन से बच करके अगर थोड़ा सा जागृत हो जाए, स्वयं का आत्मसम्मान कर ले, अपनी आत्मा के सत्य ज्ञान का अनुभव कर ले, सत्य स्वरूप को पहचान ले, राजयोग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा हम इस धरती को किस प्रकार से शक्तिशाली बना सकते हैं, इस आध्यात्म कृषि विज्ञान को अपने जीवन में ला ले, तो फिर से ये भारत क्या बन सकता है, सोने की चिड़िया बन सकता है। ये भारत फिर से, ये भारत भूमि फिर से सोना उगल सकती है। और आज भले हम, जैसे दीदी ने कहा कि हमें तो इमर्स करना है, हम हजारों की संख्या में बैठे हैं। प्रोग्राम तो हमारा बहुत छोटा सा था, लेकिन जहाँ भी कहा जाता है कि दाता पहुँच जाए, वहाँ पर कोई भी काम छोटा नहीं होता, क्योंकि आप सभी जो बैठे हैं, कौन बैठे हैं, अन्नदाता बैठे हुए हैं। तो दाता देने वाले, और जो बाकी सब हैं यहाँ नहीं पहुँचे वो लेने वाले। तो देखिए, देने वाला स्वयं आकर दे रहा है, लेकिन लेने वाला पहुँच नहीं पाया, तो ये उनका दुर्भाग्य है। लेकिन स्वयं भाग्य विधाता, क्योंकि भाग्य विधाता ने सेकंड नंबर के बाद आपको अन्नदाता को रचा, क्योंकि सृष्टि की रचना में आपका कहीं भी कोई भी योगदान के बिना कोई कार्य हो नहीं सकता। क्योंकि जैसा हम सुन रहे थे दीदी और बाकी सभी के माध्यम से कि मैं किसानी के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी जो अपने आसपास हमारे हैं उनके थ्रू जितना जानती हूँ उस हिसाब से, कि जिन्होंने खेती की या खेती के जरिए जो अनाज उगाया, उस अनाज के जरिए, या जैसे कहा कि अभी हमारे भाई सुना रहे थे कि पंजाब का हाल ये है कि आज जो फसल पैदा तो करता है, लेकिन उस फसल की कोई कीमत होती नहीं। लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं, आज जैसे हमने सुना भाई बहुत सारों का अनुभव कि जैविक प्लस योगिक खेती जो कर रहे हैं, आप जैसे सुन रहे थे शाश्वत योगिक खेती, तो शाश्वत का अर्थ ही होता है कभी ना लुप्त होने वाली। तो हमारा देश जो कृषि प्रधान है, क्योंकि देवों की भूमि है और देवों की भूमि में कृषि ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। आपने विदेश को सुना है कभी कृषि प्रधान देश है? हालांकि वहाँ पे भी एक से कृषि अर्थात फसलें होती है, हमसे भी ज्यादा वैरायटी की फसलें होती है, लेकिन उसको देवभूमि नहीं कहा गया। देव हमारे साथ क्यों जुड़ा? क्योंकि हमारे साथ अन्नदाता जुड़े, और साथ में भाग्य विधाता, बाप कहने का अर्थात परमात्मा पिता ने
आप अन्नदाता की रचना की और आज अन्नदाता का दिवस, ऐसे कोई एक दिन आप लोगों का कोई दिवस नहीं होता, क्योंकि जहाँ किसान ना हो वहाँ कोई दिन की शुरुआत हो नहीं सकती। तो ऐसे हमारे लिए रोज नया दिवस है और रोज नया दिन है। हम किसान भाई बहनों के लिए तो ये बहुत बड़ा दिन कहें या इसके लिए कहा जाए शुभ घड़ी कहें, क्योंकि आपके बिना कोई भी घड़ी पूरी नहीं हो सकती। ऐसे दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने अपना बहुत बेशकीमती समय हमारे बीच दिया और आप अपने समय पर आकर हमारे समय को बढ़ाया। इसके लिए भी आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और हम सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों की ओर से आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। ओम शांति। अभी दो देशों के बीच युद्ध अभी भी चल रहा है, रशिया और यूक्रेन। और जैसा कि भारत को कहते हैं अन्न नगरी, अन्न का देश, तो जब दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा था तो हर देश में खाने की समस्या हो गई। तो गेहूं का हम निर्यात करते हैं बाकी देशों में भी, तो एक देश में हमने गेहूं का निर्यात किया, बहुत सारे देशों में किया, लेकिन एक देश ऐसा है, मैं नाम नहीं लूंगा देश का, लेकिन बताना चाहूंगा। तो उस देश वालों ने कहा कि ये देश में जो गेहूं आया है उस देश के में गेहूं में घून लगा हुआ है, गेहूं अच्छा नहीं है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने निर्यात बंद कर दिया, उन्होंने निर्यात बंद कर दिया। और बाकी देशों में तो जा ही रहा था, क्योंकि खाना हम सबके बिना रह सकते हैं लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकते। कुछ समय बाद वो देश ने, अच्छा वो जो गेहूं गया हुआ था उनके पोर्ट पे ही रखा हुआ था, उन्होंने कहा हमको बुलाना भी नहीं है, आप वहीं रहने दीजिए। और कुछ समय के बाद उस देश के राष्ट्रपति ने कहा कि हमें ये गेहूं दे दीजिए, आप इसे वापस मत ले जाइए। तो झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, है ना। हमने कितने सद्भाव से, अच्छी भावना से, अपने देश से, चाहते तो हम नहीं भी देते, है ना। हमारा भारत क्या है, देने वाला। तो यह अन्नदाता की शक्ति है जिसने परिचय कराया। अगर हमारे किसान भाई बहने ना हो तो क्या हम रह पाएंगे? कितनी कठिन परिस्थितियों में हर चीज हम जो व्यापारी, हमारे हाथ में हर चीज रहती है, लेकिन किसानों के हाथ में परिस्थिति कभी वश में नहीं आती। एक किसान अगर खेती करता है तो उसको ये नहीं पता होता कि 4 महीने बाद मेरी फसल होगी या नहीं होगी, है ना। मौसम उसके वश में नहीं है, या तो अधिक वर्षा हो जाएगी या वर्षा नहीं होगी। अगर फसल अच्छी हो गई तो आखिरी दिन तक समस्या बनी रहेगी, अगर कहीं उसमें कीड़े तो ना लग गए। तो किसानों के साथ स्थिति कभी समान नहीं रहती, लेकिन आज देखा जा रहा है समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती जा रही है। पहले किसान होता था तो उनके जीवन में एक संयम होता था, साधना होती थी, स्थितियां स्थिर होती थी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाए। लेकिन आज हम देखते हैं जगह जगह से खबरें आती है, अगर परिस्थिति बदलती है तो हमारे किसान भाई क्या कर लेते हैं, आत्महत्या, जो एक बहुत बड़ा विषय है। हम आए दिन सुनते आते हैं ये बात कि किसानों के साथ क्या क्या होता है। तो उसके पीछे का कारण क्या है, हमारी मन की स्थिति, क्योंकि परिस्थिति को तो हम कभी बदल नहीं पाएंगे, है ना। मौसम को बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। लोगों को बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। लेकिन हम अपनी मन की स्थिति से सब कुछ बदल देते हैं, बदल सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, अभी जो देखने में आ रहा है, एक बार अगर फसल खराब हुई तो क्या हुई, फसल जाएगी। दूसरा क्या होगा, हमारे को जो पैसा आने वाला है वो पैसा नहीं आएगा, सिर्फ 2 ही चीज जाएगी। अगर हमारी मन की स्थिति अच्छी है तो सब अच्छा है, अगर मन की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो तीसरा क्या होगा, हमारा व्यवहार खराब होगा। व्यवहार हमारा खुद का खराब होगा तो उससे क्या होगा, हमारे घर का, क्योंकि हम जो गुस्सा है, जो क्रोध है, वो घर वालों पे निकालेंगे, अपने संबंधियों पे निकालेंगे। तो इससे एक के कारण कितनी सारी स्थितियां बदलने लगती है। एक किसान की अगर मन की स्थिति ठीक ना हो तो, और वही अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें कि अगर वो अपने मन की स्थिति को ठीक रखता है, चलो भाई इस बार हुआ जो हुआ, हम अगली बार फिर से फसल के लिए प्रयास करेंगे, आने वाला समय हो सकता है और अच्छा हो जाए। क्योंकि हर बार स्थितियां एक समान नहीं होती, कई बार फसल बहुत अच्छी भी होती है, उम्मीद से बेहतर हमको उसकी राशि मिलती है।
तो इसीलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता है मन की। अगर हमारा मन अच्छा है तो हमारी आसपास की स्थिति परिस्थितियां सब अच्छी हो जाएगी। तो हमें उसके लिए करना क्या है? पहले हम साधना करते थे, तपस्या करते थे, है ना? लेकिन आज के समय में हम फसल का ध्यान रखते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं, लेकिन खुद का ध्यान नहीं रखते, है ना? जैसे मोबाइल है, सुबह हम चार्ज करके जाते हैं, गाड़ी में पेट्रोल देख के जाते हैं, अगर हमको वहां जाना है तो पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, है ना? घर में इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, अगर नहीं होगी तो तुरंत एमपीबी में फोन लगाएंगे कि भाई लाइट क्यों नहीं है। तो हम सबका तो ध्यान रखते हैं, क्या हम अपने मन का ध्यान रखते हैं? तो आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है हमारे को हमारे मन की। कुछ समय हमको पहले अपने लिए निकालना है। अगर हमारा मन अच्छा है तो सभी स्थितियां हमारे अनुसार होगी। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हम वो स्थिति को परिस्थितियों को आगे बढ़ते हुए अच्छे मनोबल से पार कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारे देश के अन्नदाता, है ना, अगर मंदिर में प्रसाद भी होगा तो आपके कारण होगा, है ना? तो वो क्यों प्रसाद मंदिर में जाकर ही प्रसाद बने? मैं तो ये सोचता हूँ आपका खेत ही एक ऐसा मंदिर हो कि वो हर किसी को मिले तो वो प्रसाद मिले। क्योंकि कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो हम उस अन्न को मंदिर तक भी क्यों जाने दें? हमारे खेतों को ऐसा मंदिर बनाएं, ऐसी भावना से रखें। ऐसा हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में बहुत अच्छा यौगिक खेती भी होती है, जो योग के प्रयोग के द्वारा खेती करते बिना रासायनिक उर्वरक खाद के। तो हम उस योग का भी प्रयोग उसमें करें, क्योंकि संकल्प शक्ति जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, जो हम सभी जानते हैं हमारे संकल्प क्या नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आप सभी को यही कहूंगा कि आप कुछ समय यहाँ निकालें और जरूर यहाँ का राजयोग सीखें। क्योंकि अगर आपका मन अच्छा होगा, आपकी शक्तियां आपको पता होगी, तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। और राजयोग के प्रयोग के द्वारा यौगिक खेती, जिसमें हमारे संकल्प, क्योंकि एक बीज अगर अच्छा ना हो तो हम चाहे कितना भी पानी डाल लें, कितना भी मौसम अच्छा हो, वह फलीभूत नहीं होगा, उसमें अच्छी फसल नहीं आएगी। तो वैसे ही हमारे संकल्प हैं। हम खेती तो करते हैं, लेकिन क्या उस भावना से करते हैं, उस संकल्प के साथ करते हैं कि ये जो मैं फसल लगा रहा हूँ, यह फसल हमको कई गुना अच्छी तरक्की देगी, अच्छी होगी। हमारी भावना ऐसी होती है। तो एक एक संकल्प भी हमारे वो बीज का काम करते हैं। तो इसीलिए हम उस संकल्पों को इतने पावरफुल, इतने शक्तिशाली बनाए, वो बनेंगे हमारे को राजयोग से। वह राजयोग हमारे इस ब्रह्मा कुमारी गर्रा सेवा केंद्र में सिखाया जाता है। आप जरूर अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए।